मैं आयुष्मान शर्मा इंग्लिश फैकल्टी मास्टरमाइंड क्लासेस से आपके लिए आंसर की लेके आया हूँ। आपके यूपी टेट का पेपर जो 23 तारीख को हुआ था उसकी ये फर्स्ट सेट है जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था आपका, उसकी आंसर की है। और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के जो हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने किस टाइप का एडजेक्टिव यूज किया है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लाइन, यानी यहाँ पे आप इस एस की और एक लाइन की क्वालिटी बता रहे हो, और अगर आप क्वालिटी बताने की बात कर रहे हो तो इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है क्योंकि गवर्नेंस की स्पेलिंग में ई नहीं ए आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63, और ये कहता है आपके पास में कि इसमें से आपको सही सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड, और यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो है एटीन्यूएट, और एटीन्यूएट का मतलब होता है किसी भी चीज को पतला करना, थम करना, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेक थिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, आपको इसके अंदर ये बताना है कि कंजंक्शंस का यूज किस तरीके से यहाँ पे सही किया गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास में एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं नो सूनर, और उसके साथ में क्या आता है देन, THAN, यानी नो सूनर के साथ में क्या आता है देन आता है। अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे नो सूनर तो सब जगह यूज कर रखा है, और नो सूनर के बाद में आपको पता है इन्वर्जन होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में। तो सेम यहाँ पे कर भी रखा है कि हेल्पिंग वर्ब तो सब जगह पहले आई है और सब्जेक्ट सब जगह बाद में आया है। फर्क कहाँ पे देखना था हमें कि नो सूनर के साथ में देन आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है बट, यहाँ पे क्या लिखा है देन, यहाँ पे क्या लिखा है व्हेन, और यहाँ पे क्या लिखा है आपके साथ एंड। तो नो सूनर के साथ देन से फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है कि इसमें से सही एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब इसका उल्टा मीनिंग बताना है, और वर्ड दे रखा था जुडिशियस। जुडिशियस किसी एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो बहुत सोच समझ के निर्णय करने के बाद में फैसला करके किसी चीज को बताता है, जबकि इम्प्रूडेंट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेता है, सोचता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इस ईडियम का मीनिंग बताना है टू पुट आउट। टू पुट आउट का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, संतुष्ट करना। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इसके, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आता है टू एक्सटिंग्विश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ये देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 67 ये कहता है कि आपने इस सेंटेंस के अंदर जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो बताना है। एक्चुअली हम जानते हैं कि सेंटेंसेस के 3 टाइप होते हैं अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, तो दिस इज द हाउस जो है यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है, जबकि यहाँ पे विच आई वॉज बॉर्न ये प्रेपोजिशन है, और ये इसके बाद में पूरा इसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने वाली जो क्लॉज है ये अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बन रही है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और प्रिंसिपल क्लॉज को मिला के, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को मिला के जो सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 68 ये कहता है द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट डैश द लॉयर। जो भी ऑब्जेक्शन था वो किसके द्वारा पूरा किया गया था, किससे था ऑब्जेक्शन, विद द लॉयर। आपको पता है मेट आउट के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी आती है, विद। बाय का मतलब हो जाएगा के द्वारा, ऐसे नहीं होगा। फ्रॉम का मतलब की तरफ से, या टू मतलब को, वो नहीं आ सकता इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देख लिया क्या था, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक बताना था डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप क्लियर कट देखें कि जब कभी भी आपके पास में पास्ट पार्टिसिपल की फ्रेज आती है उसके साथ आप नेक्स्ट क्लॉज के अंदर क्या यूज करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हो, और यहाँ पे दे भी रखी है, वेंट दे रखा है। अगर यहाँ वेंट दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि आगे आपके पास्ट पार्टिसिपल की फ्रेज आनी चाहिए थी। पास्ट पार्टिसिपल की फ्रेज कहती है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कभी कभी बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
जब हैविंग के साथ हर्टफुल फॉर्म आती है ये पोजेशन को शो करती है, जबकि बीइंग के साथ हर्ट फॉर्म जब भी आती है ये आपकी उस एक्सपीरियंस को शो करती है जो आप फील कर रहे थे उस टाइम पे। अब अगर एक बार बताएं आप, बच्चे थक चुके थे खेलते खेलते, यानी वो थकान को फील कर रहे थे, तभी तो वो घर चले गए थे, और अगर वो फील कर रहे थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीइंग टायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा बीइंग टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंजंक्शन के साथ जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एक पेयर होता है, वो होता है TW2 के साथ में 2 का, ठीक है, 2 के साथ में 2 का पेयर चलता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, मतलब वो कॉफी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उससे किसी की आंख खुल जाए या हमको वो अवेक मतलब होश मतलब तरोताजा कर सके, हमारी आंख खुल सके उससे। तो यहाँ पे 2 के साथ में 2 यूज हुआ है इस जगह पे, और यही एक सही आंसर है आपका। बाकी यहाँ तो 2 के साथ में आप देखो एज यूज हो गया है, ये गलत है। यहाँ पे 2 के साथ में इसने सो यूज कर लिया है, ये भी गलत है। यहाँ 2 के साथ में एंड यूज हुआ है, ये भी गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 देखो सही आंसर है, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 वो कहता है कि आपको इस सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से पूरा करना है जो इन चारों में से एक आ जाए, ठीक है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, वो उसने अपना बिल नहीं पे किया था। हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, इसी वजह से उसकी बिजली कट गई थी। यानी यहाँ पे कुछ रीजन बताने की बात हो रही है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो कट हुई है, घर का कनेक्शन जो कट हुआ या जहाँ का भी कनेक्शन कट हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि उसने बिल पे नहीं किया था। यानी रीजन को बताने की बात आ रही है। बट का यूज होता है उल्टी बात के लिए, कंट्रास्ट शो करने के लिए, जबकि यहाँ पे रीजन बताना है तो बट तो नहीं आ सकता। अनलेस का मतलब होता है किसी एक शर्त की बात होती है कि जब तक ये ना हो तब तक वो ना हो, और अनलेस के साथ में कभी नेगेटिव नहीं आता, दोनों ही बातें हैं, इसलिए अनलेस भी नहीं आ सकता। आइदर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, मतलब किन्हीं दो ऑप्शंस में से एक को चूज करने के लिए आइदर का यूज होता है, जबकि यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो आइदर भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर बचता है एज। आपको पता है 3 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, एक होता है सिंस, एक होता है एज, और एक होता है बिकॉज। अगर आप इन तीनों की बात करते हो तो ये तीनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं जो रीजंस को एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ रीजन को बताने के लिए एज ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ और देखते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, यानी अलंकार बताना है, इसके अंदर कौन सा यूज हुआ है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, डेथ जो थी ना वो अपने आइसी हैंड्स राजा के ऊपर डालती थी, लेज, ठीक है। तो यानी यहां पे आप देखो हिज का यूज हुआ है। हिज का मतलब होता है अपने, यानी आपने किसी का पोजेशन शो कर दिया, और जबकि किसका करा है, आइसी हैंड्स का और डेथ का। किसी नॉन लिविंग को जब आप उसका पोजेशन शो कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसका पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सिमली का यूज कब होता है, जब आप बिल्कुल बराबर की बात करते हो उसके जैसे। सिमली के अंदर आप देखना लाइक और एज, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। मेटाफर में आप क्या करते हो, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हो, और एपोस्ट्रोफी के अंदर आप एपोस्ट्रोफी का पोजीशन शो करते हो। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, हिज, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द गाइड सेड दैट, अब ये है पैराजंबल, यानी आपको एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया है और आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है चारों पार्ट्स को कि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहां से अगर आप चलो तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसके बाद में आप देखते हो कि यहाँ पे सेड दैट लिखा है, तो डायरेक्ट अगर दैट है तो ये कंजंक्शन है, इसके बाद में क्लॉज शुरू होगी। अगर क्लॉज शुरू होगी तो इसका मतलब सब्जेक्ट की जरूरत सबसे पहले पड़ने वाली है, और आपको सब्जेक्ट कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, यू यहाँ पे नजर आ रहा है। तो द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा था यू विल फाइंड, ठीक है। हालांकि इसके अंदर मैं आपको बताऊं ये गलती नजर आती है कि अगर यहाँ सैड लिखा है तो यहाँ विल नहीं आ सकता था, वुड होना चाहिए था। तो गाइड ने कहा था यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग, तुम पा सकते हो एक ज्यादा फेयर मतलब ज्यादा साफ बिल्डिंग, ठीक है, देन द ताजमहल नोवेयर इन द वर्ल्ड।
आप ताजमहल से ज़्यादा फेयर बिल्डिंग पा सकते हो कहीं पे भी इस दुनिया के अंदर, यानी ताजमहल को वो सबसे नीचे ही आंकना चाह रहा है। तो अगर इसकी हम शुरुआत करें तो आर से नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद में हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू पे जा रहे हैं, यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग, फिर एस पे आ रहे हैं और पी पे, यानी आंसर आ रहा है आर क्यू एस पी। आर क्यू एस पी हमने सेकंड में देखा, यानी इस पैराजंबल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक प्रोवर्ब दे रखी है, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत, और आपको इसका मीनिंग बताना था इसके अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश, मतलब आपके हाथ में अगर एक चिड़िया है तो आप उससे संतुष्ट रहो, बशर्ते इसके कि आपको झाड़ी में अगर 2 जाति दिखी हैं या आपको लग रहा है कि झाड़ी में 2 हो सकती हैं, होगा क्या, जो हाथ में है आप उसे भी छोड़ दोगे और झाड़ी में खोजने पे अगर 2 में से एक भी नहीं मिली तो जो मौका हाथ में था वो भी चला गया और दूसरा भी हाथ में नहीं आ पाया। यानी लालच करने से कुछ नहीं मिलता है, आपके पास में जो है आप उससे संतुष्ट रहना सीखें। इट्स बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई गेट इन वॉट इज नॉट योर्स। जो आपके पास है उसमें सहमत रहो, बशर्ते इसके कि आपके पास जो नहीं है उसको देख के आप परेशान होते रहो। तो इसका आंसर था थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 ये देखते हैं। ये कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इसके अंदर इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हो सके। आई डैश हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, ये टाइम एंड टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपको पता है सिंस का मतलब होता है तब से लेके अब तक। अगर आप कोई बात पास्ट से लेके प्रेजेंट तक आ रहे हो तो इसका मतलब वो चली जाती है प्रेजेंट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट के परफेक्ट में जाने का मतलब होता है कि वहां पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर है फोर्थ, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर। मैंने उसको पिछले 1 साल से जब से मैं उससे मिला हूं तब से लेके आज तक नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे सबसे पहले पाए जाने वाले इनहेबिटेंट मतलब वहां के निवासी कौन थे। तो आपको पता है ऑब्वियसली अमेरिकन साइंटिस्ट तो हो नहीं सकते, इट इज ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। वो कह रहे हैं अंटार्कटिका हमेशा से एक रेगिस्तान था, ये भी इसका लॉजिकल आंसर नजर नहीं आ रहा है। इंडियन साइंटिस्ट क्यों होंगे, हमको पता है सबसे पहले डायनासोर्स ही अगर इस दुनिया में थे तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 डायनासोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। इसमें से कौन सा आपके पास में एडवर्ब है ये बताना है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्यूरी का मतलब होता है गुस्से वाला, फेस का मतलब किसी चीज का सामना करना होता है, और मीक का मतलब होता है कुछ कंजूस टाइप का इंसान, जबकि अपेस माने होता है क्विकली। यही एडवर्ब है और अपेस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, माई सन एंड माई डॉटर आर वाई फॉन्ड ऑफ। मेरा बेटा और मेरी बेटी किस चीज से क्या हो चुके हैं, फॉन्ड ऑफ हो चुके हैं। अब आपको मालूम है यहाँ से प्रेडिकेट शुरू हुआ है तो यही बचता है आपके पास में सब्जेक्ट, और आपने 2 सब्जेक्ट्स को अगर एंड से जोड़ा है तो ये कहलाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप में प्लुरल होता है, और अगर ये प्लुरल है तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव केस भी प्लुरल वाला ही आना चाहिए, जबकि हर सेल्फ जो है ये सिंगुलर के लिए आना चाहिए था, शी के लिए, हिमसेल्फ ही के हिसाब से आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया है। ईच अदर तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ठीक है। और देमसेल्व्स का मतलब होता है वो अपने आप से हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, ठीक है। यही इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस में तो देमसेल्व्स हो जाएगा और उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ईच अदर यहाँ पे आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर इसमें से कौन सा है। मेटाफर में आपको पता है चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, और अगर बड़ा चढ़ा के बताया जाता है तो आप देख सकते हैं क्या है, ही इज अ बिग डोंकी। पहले में दे रखा है ही इज अ बिग डोंकी, वो बहुत बड़ा गधा है, और मेटाफर में चीजों को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो इसका मतलब यही इसका सही आंसर आ रहा है, ही इज अ बिग डोंकी। माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई होल्ड अप ड्रीम, ये नहीं हो सकता। द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, ना, बाकी कोई नहीं, यही है द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, वो पूछ रहे हैं कि अगर जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको मालूम है डेमोग्राफिक डिविडेंड एक वर्ड है जो आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हो, और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो किस में आती है, डेमोग्राफी के अंदर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर आपको इसको
इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में लेके आना है। अगर इफ का यूज किया गया है तो दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना चाहिए डायरेक्ट नरेशन के अंदर। और अगर आप देखो यहाँ माइट लिखा है तो इसका मतलब नरेशन जब इसको चेंज करेंगे तो मे में जाएगा, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, मे आई नो योर फादर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैन का यूज हो गया है, माइट के हिसाब से कैन तो नहीं आ सकता, विल भी नहीं आ सकता, मे आई नो योर फादर। अच्छा यहाँ लिखा है आई टोल्ड, टोल्ड नहीं आएगा, सेड टू आएगा। ठीक है, तो बहुत करीब के ऑप्शन है फर्स्ट वाला भी और फोर्थ वाला भी, जबकि फर्क क्या है, यहाँ सेड टू दे रखा है और यहाँ टोल्ड दे रखा है। आना क्या चाहिए, सेड टू, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको इस इडियम का सही मतलब बताना है। टू रिंग वंस ओन बेल, मतलब अपने बारे में ही तारीफ करते रहना, अपनी तारीफ करते रहना, अपने ढोल बजाते रहना। इसका मतलब होता है टू इंजल इन सेल्फ प्रेज, अपनी खुद की तारीफ में ही लगे रहना, अपने ही बारे में तारीफ करते रहना अपनी, ये इस मीडियम का मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपके सामने एक पैसेज दे रखा है, द चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एम.जी. वैद्या। एम.जी. वैद्या के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, हैड अ वंडरफुल टाइम यस्टरडे, उनका एक अच्छा समय बीता था कल। दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन किम राठौर। कैप्टिवेटेड माने होता है कैद हो जाना, मतलब उससे उस व्यक्ति ने उनको कैद कर लिया था, उनकी निगाह किधर नहीं जा रही थी, उनकी निगाह सिर्फ उस मैजिशियन पे थी, मैजिशियन ने उनको अपने साथ कैप्चर कर लिया था। ये इसका मीनिंग है। कैप्टिवेटेड का मीनिंग होता है कैप्चर कर लेना, कैद कर लेना। तो वो जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे, कैद हो गए थे। किसके द्वारा, स्पीड के द्वारा, एजिलिटी माने होता है काबिलियत, योग्यता, और शोमैनशिप उसके प्रदर्शन के द्वारा, किसके, मैजिशियन के। और इस मैजिशियन का नाम क्या है, किम राठौर। द चिल्ड्रन वॉच हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 आवर्स, बच्चे लगातार 2 घंटे तक उसको देखते रहे बिना टिमटिमाए आंखें, बिना गर्दन हिलाए। ऑल दैट ब्रोक दैट साइलेंस वॉज द ग्रैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट और द साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस एप्लॉज। ऐसी कौन सी चीज थी जिससे उनका ध्यान टूटा, वो या तो किसी के हैरान करने की आवाज थी, हाँ ऐसी वाली, या फिर तालियों की गड़गड़ाहट थी। मतलब अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा था तभी वो उनसे ध्यान हटा पा रहे थे, अदरवाइज उन बच्चों का ध्यान मैजिशियन पे ही था। मैजिशियन ने ऐसा कर दिया था। एप्रिशिएटिंग अ ट्रिक, आउट ऑफ हिज मैजिक वैंड केम फ्लावर्स, उस मैजिशियन के पास में एक छड़ी थी, उसके अंदर से फ्लावर निकल के आ रहे थे। अक्सर हम लोग जादू के शो में देखते हैं कि वहाँ पे जो होते हैं वो जादूगर वो ऐसे घुमाते हैं अपनी झड़ी को और उसमें से क्या होता है, फूल वगैरह निकल के आते हैं। तो ये जादू दिखाने का उनका तरीका होता है। एंड गार्लैंड्स ऑफ एवरी पॉसिबल कलर, और हर एक तरीके की उसके अंदर से झालरें निकल के आ रही थी। एंड सीमलिंग अनइनिशिंग लेंथ, और वो मतलब कहते हैं ना लंबी खत्म नहीं हो, ऐसी ऐसी लेंथ वाली लंबी वाली धागे निकल के आते हैं, वो निकल के आ रहे थे झालर टाइप के। इट केम इन सच क्विक सक्सेशन दैट एवरीवन वाज लेफ्ट गैस्पिंग, वो एक के बाद एक इतनी तेजी से निकल के आ रही थी कि हर आदमी वहां पे हैरान था कि ये इतनी तेजी से जादू कैसे हो रहा है, एक के बाद एक। 1 or 2 young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. 2-1 बच्चे ऐसे थे जो ये बात सोच रहे थे कि अब टू एग्जामिन द थिन स्टिक वंडरिंग हाउ इट कुड होल्ड सो मच, कि इतनी देर तक आखिरकार उसको रोक कैसे सकता है। ठीक है, इट केम इन सच क्विक सेशन दैट हो गया उससे वंडरिंग उसको सो मच, दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि जादू कर कैसे रहा है, उनके समझ में ही नहीं आ रहा था। एज इफ दैट वाज नॉट मैजिकल एनफ ही मेड रैबिट पॉप आउट ऑफ एनी एम्प्टी वुडन बॉक्स, इतना ही मतलब जादू काफी नहीं था कि उसने क्या करा, एक खाली बक्से के अंदर से खरगोश बाहर निकाल के दिखा दिया। ओके, इट वेंट हॉपिंग अराउंड द स्टेज, वो पूरे स्टेज पे कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। मतलब मैजिशियन कूद कूद के बच्चों को अपने चारों तरफ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज सून पुट बुक इनटू बॉक्स एंड सेकंड लेटर, वो खरगोश जो इधर उधर भाग रहा था वो थोड़ी देर बाद आया और बॉक्स के अंदर गायब। ही पुल्ड आउट अ रेड सॉफ्ट वाइल एंड क्विकिंग, उसके बाद उसने उसके अंदर से चूहा निकाल लिया, सॉफ्ट वाइट जो बहुत सॉफ्ट था, सफेद रंग का था, एंड स्क्वीकिंग, और वो इधर उधर टिमटिमा रहा था। द लिटिल वन सीम्ड अ लिटिल फ्राइटेंड, जो छोटा वाला था वो थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था। वाइल द अदर चैप्ड एंड चीयर्ड लाउडली, बाकी जो बाकी बच्चे थे वो खुश थे और ताली बजा रहे थे। एक छोटा बच्चा था वो थोड़ा चूहे से घबरा गया होगा, मे भी हो सकता है। दिस वाज द ग्रैंड फिनाले, और ये जो एक्ट था ये ग्रैंड फिनाले एक्ट था मैजिशियन का। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट इट टू एंड, दे शाउटेड एनकोर, बच्चों ने कहा ये शो खत्म नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा वंस मोर, यानी एनकोर का मतलब होता है एक बार और एक बार और। बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल एंड वैनिश फ्रॉम द सीन, लेकिन किम ने अपनी एक अच्छी सी स्माइल बच्चों को दी और वो वहां से गायब हो गया। ठीक है,
देन दे वॉकड आउट एक्साइटेडली रिकाउंटिंग व्हाट दे हैड सीन एंड हाउ वंडरफुल इट वाज। फिर बच्चे धीरे धीरे बाहर निकल के आए ये गिनते हुए कि उन्होंने आज क्या क्या देखा और कितनी हैरत अंगेज चीजें देखी। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज रवि डिक्लेयर्ड लाउडली इट वाज द बेस्ट मैजिक शो ऑफ द सेंचुरी। बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का था रवि जिसने चिल्ला के ये बात कही कि इस सेंचुरी का मतलब 100 साल होता है, इस दशक का सबसे अच्छा मैजिक शो जो मैंने देखा वो यही था जो आज देखा है। तो ये आपका पैराग्राफ आया था और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज एनकोर मीन्स। एनकोर का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया एनकोर का मतलब होता है वंस मोर, एक बार और। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वंस मोर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डिड किम डू इन द एंड। किम ने लास्ट में क्या किया था? नेवर परफॉर्म द ट्रिक अगेन, स्माइल एंड डिसअपीयर्ड। किम ने लास्ट में स्माइल दी थी और फिर वो वहां से गायब हो गया था। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। 85 क्वेश्चन नंबर कहता है कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है। आप सब जानते हैं सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, 100 साल के एक दशक को क्या कहा जाता है? सेंचुरी कहा जाता है। व्हाट इज द मैजिशियंस नेम। मैजिशियन का नेम क्या था? आप सबको पता है उसके अंदर मैजिशियन का नेम क्या था? किम राठौर। यहाँ पे मेंशन कर रखा उन्होंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कैप्टिवेट का मतलब होता है कैद कर लेना, यानी उस मैजिशियन ने बच्चों को अपने जादू में इतना उलझा लिया था कि उनकी निगाह कहीं भी नहीं जा रही थी। अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से जाओगे तो इसका आंसर आएगा अरेस्टेड, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम तेजी से, एक के बाद एक अचानक से होने वाला। तो अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हैपनिंग सडनली, एकदम से घटित होने वाला। व्हाट इज अ वेंड। ये वेंड किसे कहते हैं? किसी भी जादूगर के हाथ में अगर कोई छड़ी होती है तो उसको वेंड कहा जाता है, यानी इसका आंसर आएगा स्टिक। ठीक है, बॉक्स नहीं, हैट नहीं, क्लॉथ नहीं, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 89 का? स्टिक। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग। होपिंग का मतलब क्या था? वो जो खरगोश था और जो मैजिशियन था वो होपिंग कर रहे थे, यानी इधर उधर कूदने का काम कर रहे थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 जंपिंग। आई होप आंसर की में जो क्वेश्चन हमने आंसर डिस्कस करे हैं आपकी ज़्यादातर आंसर्स अच्छे निकले होंगे और आप सबको आने वाली सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं और यूपी टेट के लिए शुभकामनाएं। बाकी हम आपके साथ आगे की आंसर की डिस्कस करेंगे सेकंड सेट की। इसमें उल्टा क्यों दिख रहा था? मैं डर गया, मैंने कहा उल्टा क्यों दिखाया इसमें।